नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर आज आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। मैं जो है संविधान और राज्य व्यवस्था का विशेषज्ञ हूं। आप लोगों के बीच एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। ऐसा टॉपिक जो चाहे राज्य की सिविल सेवा हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, उसमें बार बार पूछा जाता है। उस टॉपिक का नाम है नीति आयोग। नीति आयोग आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ये टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण। बार बार इससे क्वेश्चन आता रहता है, क्योंकि जब नई सरकार आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने हम हर नीतियों पर बदलाव का अप्रोच अपनाया। उसी तरीके से नीति आयोग भी उनकी अप्रोच का एक नया तरीका है, जिसमें उन्होंने योजना आयोग को बदलकर उसका नाम नीति आयोग कर दिया और उसके अप्रोच को बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना था कि अब जो है 21वीं सदी का दौर है, ऐसे में बदलाव की ज़रूरत है। नीति आयोग से पहले योजना आयोग हमारे यहाँ प्लानिंग का काम करता था। अब हमें पहले समझने वाली बात यह है कि ये सिलेबस में कहाँ है। किसी भी विषय को पढ़ने से सबसे पहली ज़रूरत यह है कि हम उसे समझें कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, सिलेबस में है कि नहीं। हमेशा जो है किसी भी स्टूडेंट को जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। इससे जो है सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। देखते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में मेंस में जीएस का जो सेकंड पेपर है, जिसमें पॉलिटी, संविधान और राज्य व्यवस्था है, उसमें नीति आयोग का वर्णन किया गया है। वैसे ही आरएएस मेंस का जो सिलेबस है, आरएएस मेंस के जीएस में जो थर्ड पेपर है, उसमें नीति आयोग का वर्णन किया गया है। अब हमें ये समझना है कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिससे हमें डील करना होता है। यह प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और मेंस के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल आते हैं, और मेंस में सभी स्टूडेंट जानते हैं कि लिखना होता है। ऐसे में उसमें विस्तार से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले कुछ जैसे प्री के एग्ज़ाम में तो कई बार इसका नाम ही पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, यही सबसे पहले पूछ लिया जाता है। तो पहले इसी के बारे में जान लेते हैं। NITI ये जो है शॉर्टकट में लिखा हुआ है। इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय संस्थानिक परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको ये भी बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। इसको शॉर्टकट में नीति आयोग नाम दिया गया है। ऐसे ही पूछ लिया जाता है। प्रीलिम्स में तथ्यात्मक क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई। इसके संबंध में दो प्रश्न हैं जो प्रीलिम्स में आते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि नीति आयोग बनाने की घोषणा कब की गई थी, अनाउंसमेंट कब किया गया था। दूसरा प्रश्न है कि नीति आयोग एक्चुअल में ऑफिशियली कब लागू हुआ। दो तरीके का डेट। पहला अनाउंसमेंट का डेट है। अनाउंसमेंट का मतलब घोषणा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में बनी थी, तो लाल किले की प्राचीर से पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में 14 अगस्त नहीं 15 अगस्त को जो है ये तो हो नहीं रहा। अनाउंसमेंट जो है 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से जो है उन्होंने घोषणा किया था, और इसको ऑफिशियली जो है 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया। लेकिन 1 जनवरी 2015 से ही ऑफिशियली लागू हो गया, लेकिन हमारे यहाँ पहले से ही योजना आयोग लागू था। ऐसे में यह कार्य करना 2017 से प्रारंभ हुआ।
नीति आयोग, इसके बारे में अब सोचना ये है कि हमारे यहाँ नीति आयोग की ज़रूरत क्यों पड़ी, प्रधानमंत्री ने ऐसी बातें क्यों की। तो हमारे यहाँ जो है जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय जो है पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, तो उन्होंने जो है योजना आयोग का निर्माण किया। प्रधानमंत्री नेहरू जी का मानना था कि अभी नौ स्वतंत्र देश है, ऐसे में हमारे देश के विकास के लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत होगी। उस प्लानिंग के लिए सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित योजना आयोग का निर्माण किया गया। मतलब यह जो योजना आयोग की प्रेरणा है वो सोवियत संघ, जिसे रसिया भी कहा जाता है, इससे प्रेरित होकर के योजना आयोग का निर्माण किया गया। योजना आयोग का निर्माण 15 मार्च 1950 को किया गया। मतलब अभी स्वतंत्रता के कुछ ही समय बाद हमारे देश का विकास कैसा हो, ये भी सब लोग जानते हैं कि दुनिया में उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट कंट्री के बीच। कुछ देश जो है अमेरिका के साथ थे, कुछ देश जो है रूस के साथ थे। ऐसे में दोनों में कोल्ड वॉर चल रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री नेहरू जी ने माना कि हमें जो है कुछ अलग रास्ता अपनाना होगा, तो हमारे यहाँ जो है मिक्स इकोनॉमी अपनाया गया। मिक्स इकोनॉमी का मतलब है ऐसी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच समन्वय बनाकर देश को विकास के रास्ते पर ले जाया जाए। उसके लिए प्लानिंग की योजना बनाई गई और यह योजना आयोग जो है 5 ईयर प्लानिंग, 5 वर्ष के लिए प्लानिंग करता है। अब तक जो है योजना आयोग के माध्यम से 12 पंचवर्षीय योजना लागू की जा चुकी है। जो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 2017 में ख़त्म हुई। अभी थोड़ी देर हम लोगों ने पहले पढ़ा कि नीति आयोग 2015 में लागू हुआ, लेकिन नीति आयोग ने एक्चुअली काम करना 2017 से काम करना शुरू किया। 2017 से नीति आयोग ने काम करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि पहले से ही योजना लागू थी, तो इसको ख़त्म नहीं किया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। उन्होंने 2017 से नीति आयोग का काम आगे बढ़ाया। कभी कभी क्या होता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है नीति आयोग की लास्ट योजना थी। ऐसे में इसके उद्देश्यों को पूछ लिया जाता है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब ये है कि तीव्र गति से विकास करना है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, समावेशी विकास करना है, सस्टेनेबल विकास करना है, सतत विकास करना है। मतलब एक समग्र विकास की प्रक्रिया, जिसको आज की भाषा में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, हमारी वर्तमान सरकार का मानना है सबका साथ सबका विकास। उसी को जो है इस फॉर्म में पहले जो है लागू किया गया था। ये भी वही बात बताता है। फास्टर का मतलब तीव्र होता है, इंक्लूसिव का मतलब है समावेशी, जिसमें सभी वर्ग कम्युनिटी के लोग, सभी धर्म समुदाय, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, सभी का विकास हो, ऐसा विकास करना है। ये सस्टेनेबल विकास का मतलब ये है, सतत विकास। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे देश में जो भी विकास हो वो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाने के बाद हो। मतलब पर्यावरण को न्यूनतम जो है मिनिमल हार्म पहुंचाया जाए, उसके साथ विकास हो, तब इसे जो है फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। योजना आयोग अब ख़त्म हो गया, वर्तमान में नीति आयोग आ गया है। लेकिन कुछ बातें जो बार बार पूछी जाती है वो चीज़ें हमने बताने का प्रयास किया कि योजना आयोग जो है रसिया से प्रेरित है। 15 मार्च 1950 की इसकी स्थापना हुई थी। हमारे यहाँ 5 ईयर प्लानिंग को शुरुआत में अपनाया गया, 2017 तक ये चला। 2017 के बाद जो है नीति आयोग स्थापित हो गया। लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना लास्ट योजना थी, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बन जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसलिए इसका मैंने एम बता दिया कि इसका उद्देश्य क्या था, है ना, कि फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर हम लोग आगे चलते हैं, नीति आयोग को समझते हैं कि नीति आयोग में
और क्या क्या समझना है, आगे कैसे इस पर प्रश्न आ सकते हैं। 2-3 तरीके के प्रश्न आते हैं, कभी कभी तुलना करने को भी आ सकता है कि नीति आयोग जो है योजना आयोग से किस प्रकार भिन्न है, या नीति आयोग और योजना आयोग की कार्यप्रणाली में क्या अंतर है, ये चीज़ समझने वाली है। तो थोड़ा इस मुद्दे पर हम लोग समझ लेते हैं। एक तो नीति आयोग है और एक योजना आयोग है, जिसको प्लानिंग कमीशन कहते हैं। इसमें कुछ अंतर समझ लेते हैं कि मूल अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर तो यही है कि नीति आयोग नया है, वर्तमान में चल रहा है, इसको ख़त्म कर दिया गया है ना। मतलब ये प्रेजेंटली कंटिन्यू है, चल रहा है, इसको एबॉलिश कर दिया गया है, मतलब इसको समाप्त कर दिया गया, ये पहले लागू था। दूसरी बात, इनकी कार्यप्रणाली में कुछ अंतर है। नीति आयोग की कार्यप्रणाली क्या है कि यह थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। कैसे काम करेगा? थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। थिंक टैंक का मतलब है कि देश में जो भी समस्याएं होंगी उन पर विचार करेगा, उनको समझने का प्रयास करेगा और उसके समस्या का समाधान बताएगा। थिंक टैंक का विचार जो है यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे हमने योजना आयोग के बारे में पढ़ा कि यह जो है योजना आयोग का विचार रसिया से लिया गया है। ये जो है एडवाइजरी का काम करता था, सलाहकारी भूमिका में था और यह प्लानिंग बनाता था। इसका काम थिंक टैंक के रूप में करना है। इस तरीके से जो है डिफ्रेंशिएट करता है। दूसरी बात यह है कि ये जो है थिंक टैंक के साथ साथ रणनीतिक मुद्दों पर भी निर्णय लेता है, स्ट्रेटजिक मुद्दों पर निर्णय लेता है, रक्षा के संबंधी निर्णय लेता है। लेकिन योजना आयोग ऐसा नहीं करता था। योजना आयोग रणनीतिक या रक्षा के मुद्दों पर निर्णय नहीं लेता था। ये इसमें काफ़ी अंतर है। योजना आयोग की बैठक के लिए एक बनाया गया था एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया था। ये योजना आयोग को लागू करने के लिए राष्ट्रीय, इसमें जो है प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री आते थे, जिसके साथ बैठक होती थी और निर्णय लिया जाता था और उसको राष्ट्रीय विकास परिषद पास करती थी, तब जाकर लागू होता था। कुछ चीज़ें जो समझने वाली है नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग ने क्या चेंज लाया है। अभी तक तो 2-3 चीज़ें हम लोगों ने समझा कि नीति आयोग जो चेंज लाया है ना, वो चेंज ये लाया है कि यह रक्षा के मुद्दे पर भी निर्णय लेगा, ये थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। आगे जो नीति आयोग काम कर रहा है वो काम कर रहा है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सहकारी संघवाद को बढ़ाने का काम कर रहा है। सहकारी संघवाद, जिसको इंग्लिश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाता है। ये सहकारी संघवाद का मतलब है कि किसी देश की शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कितना समन्वय है, कितना समन्वय के साथ काम करते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ राज्य और केंद्र के बीच लेकर के विवाद होता रहता है। इन्हीं चीज़ों को इसमें लिखा जाता है। दूसरा नीति आयोग जो है प्रतिस्पर्धी संघवाद पर काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है? प्रतिस्पर्धी, है ना, प्रतिस्पर्धी संघवाद पे काम कर रहा है। अब ये प्रतिस्पर्धी संघवाद का क्या मतलब है? प्रतिस्पर्धी संघवाद का मतलब है कि राज्य, जितने भी राज्य हैं हमारे देश में, वो अपने आप में प्रतिस्पर्धा करे कि हम आगे निकल जाएं तो हम आगे निकल जाए। इसके लिए नीति आयोग बहुत सारे इंडेक्स जारी करता है, जिसके माध्यम से वो बताना चाहता है। पहला इंडेक्स जो काफ़ी चर्चा में रहा, हेल्थ इंडेक्स जारी किया।
जिसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि किस राज्य का हेल्थ सबसे अच्छा है। इस इंडेक्स में नीति आयोग ने बताया बॉटम टू टॉप का क्या मतलब है। मतलब यह है कि योजना आयोग जो था उसकी नीतियां ऊपर बनती थी, केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सचिवालय में बनती थी और निचले स्तर तक लागू होती थी। लेकिन जो नीति आयोग है उसकी नीतियां सबके सहयोग से बनाई जाती है, निचले स्तर पर ही बनाई जाती है। उसके बाद जनता से फीडबैक लिया जाता है। सबसे बड़ी अंतर यह है कि इसमें फीडबैक लेने की भी व्यवस्था है। जनता से आजकल डिजिटल माध्यम से पूछा जाता है कि और क्या किया जा सकता है। इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, फीडबैक की व्यवस्था नहीं थी। जो भी निर्णय लिया जाता था उसी को लागू किया जाता था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, इस चीज़ों को हम हमेशा लिख सकते हैं कि नीति आयोग जो है बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनाता है, योजना आयोग जो है टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाता था। इस वजह से समस्याएं आती थी। अब इसको एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे कि नीति आयोग बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनाता है, ऐसा डिफरेंट कैसे है। इसके लिए नीति आयोग ने बनाया हुआ है, काउंसिल बनाया हुआ है जिसका नाम है गवर्निंग काउंसिल। क्या नाम है? गवर्निंग काउंसिल। ये गवर्निंग काउंसिल का क्या मतलब है? गवर्निंग काउंसिल जो है इसमें केंद्र और राज्य के प्रतिनिधि भाग लेंगे। राज्यों की तरफ से सीएम भाग लेगा, या कभी कभी ऐसे मामले देखने को आते हैं कि सीएम खाली नहीं होता है, किसी काम में बिजी होता है, कोई योजना को लागू कर रहा होता है, या राज्य और केंद्र में विवाद चल रहा होता है। ऐसे में उस विवाद को निपटाने के लिए सीएम क्या करता है, अपना कोई प्रतिनिधि भेज देता है मीटिंग में। ऐसा बंगाल के बारे में कई बार देखने को मिलता है। बंगाल में ममता बनर्जी जो है मीटिंग में कभी कभी नहीं आती है, वो मुख्य सचिव को या अपने किसी भी प्रतिनिधि को जो उनको उचित लगता है उसको भेज देती हैं। इधर पीएम भाग लेते हैं, या कुछ केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर उपराज्यपाल भाग लेते हैं। और इनकी मीटिंग के माध्यम से जो है ये निर्णय किया जाता है कि आगे क्या होगा, प्लानिंग बनाई जाती है, सोचा जाता है, विचार किया जाता है। इस गवर्निंग काउंसिल के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है उसको लागू करने का प्रयास किया जाता है। गवर्निंग काउंसिल के अलावा एक होता है रीजनल काउंसिल। क्या होता है? रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल का मतलब है क्षेत्रीय परिषद। यही योजना आयोग में अंतर है कि योजना आयोग में जो भी निर्णय लिया जाता था वो निर्णय जो है केंद्र स्तर पर लिया जाता था। इसमें गवर्निंग काउंसिल भी निर्णय लेती है, क्षेत्र स्तर पर भी क्षेत्रीय परिषद निर्णय लेती है। क्षेत्रीय परिषद का उदाहरण जो है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है। क्या है? एग्जाम्पल भी हमें समझना है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है जिसमें निर्णय लिया जाता है। ये नीति आयोग के काम करने का तरीका है। नीति आयोग इस तरीके से काम करता है और समझने का प्रयास करता है कि ये क्या कर रहा है। अब जो है हमें आगे और बढ़ना है, चीज़ों को समझना है ताकि हम चीज़ों को विस्तार से समझें। गवर्निंग काउंसिल की एक बार मीटिंग हुई थी, तो प्रधानमंत्री जी हमेशा नए नए एक्रोनिम देते रहते हैं और समझाते रहते हैं कि हमारे देश का विकास कैसे होगा। तो नीति आयोग का नाम उन्होंने कुछ इस प्रकार से दिया। एन से उन्होंने कहा कि ये न्यू है इंडिया, न्यू इंडिया, टीम इंडिया। उनका मानना ये है कि हम जो है न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें टीम इंडिया की तरफ नीति आयोग का काम करना होगा। न्यू इंडिया का हिंदी में नाम जो है प्रधानमंत्री जी ने नया भारत नहीं कहा, उन्होंने इसका हिंदी में नाम बताया भव्य भारत, है ना। ये भी थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि भारत तो नया है ही, भारत स्वतंत्र देश है, संप्रभु देश है। इसको भव्य भारत बनाना है, बेहतर भारत बनाना है, शक्तिशाली भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है, ऐसा काम करना है। उसके लिए पूरे देश के लोगों को, पूरे देश के 130 करोड़ लोगों को टीम इंडिया की तरफ काम करना होगा, या प्रधानमंत्री या कैबिनेट है उसको टीम की तरह काम करना होगा देश को विकास करने के लिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है। रणनीतिक निर्णय में क्या लेता है?
ये भी समझने वाली बात है कि आखिर ये रणनीतिक निर्णय क्या करता है। रणनीतिक निर्णय में जो है इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेता है। क्या निर्णय लेता है? इन्वेस्टमेंट का, निवेश का निर्णय लेता है। हाल ही में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा एयर इंडिया का इन्वेस्टमेंट, या इसको जो है इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अच्छा कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश कहा जाता है। सरकार जो है कुछ समय के लिए विनिवेश करती है और उससे मुद्रा प्राप्त करके देश के विकास के लिए काम करती है। या बीपीसीएल के डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। इस तरीके का निर्णय जो है लिया जाता है नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग के हम ढांचा को समझने का प्रयास करते हैं कि इसका ढांचा कैसा है, कैसे यह, इसमें कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं। जो नीति आयोग है इसमें सबसे पहले अध्यक्ष होता है, जो चेयरमैन होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है? जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस देश में नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। दूसरा होता है उपाध्यक्ष। दूसरा होता है उपाध्यक्ष। वर्तमान में सुमन बेरी है, उनका नाम सुमन के बेरी है। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि नीति आयोग जो बना है इसमें वर्तमान जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है पहले वाले जो थे, पहला अध्यक्ष कौन था, ऐसा भी कभी पूछा जा सकता है। तो पहला अरविंद पनगारिया जी थे, जो काफ़ी फेमस हैं, है ना। पहला पूछा जा सकता है, ये वर्तमान में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक पोस्ट होता है सीईओ का, ये काफ़ी फेमस पोस्ट है जो बार बार एग्जाम में आता रहता है। सीईओ को बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है ये। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी। यह सलाह को जो है सरकार के सामने सीधे रखता है। पहले अमिताभ कांत जी थे, इस समय जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। क्या नाम है उनका? परमेश्वरन अय्यर। वर्तमान वाला नाम याद रखना है। परमेश्वरन अय्यर जो है वर्तमान में जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। इसके अलावा 2 पद और होते हैं, है ना। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। परमानेंट मेंबर होते हैं मतलब 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। ये परमानेंट नहीं होते, 2 अंशकालिक होते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि उपाध्यक्ष कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, इन्हीं के बारे में हमेशा पूछा जाता है। इन फंक्शनरीज के माध्यम से जो है नीति आयोग काम करता है। एक्चुअली ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है, समझने का प्रयास करता है और उन चीज़ों को लागू करता है। अब हमें इसके विजन को समझना होगा। नीति आयोग के वेबसाइट पर जाएंगे तो इसके विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। नीति आयोग द्वारा क्या जारी किया गया है? विजन डॉक्यूमेंट। कि नीति आयोग काम क्या करेगा, है ना। विजन डॉक्यूमेंट। विजन प्रपत्र भी इसे कहते हैं, क्या ना? क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? विजन प्रपत्र बोलेंगे इसे। विजन डॉक्यूमेंट जारी करता है। नीति आयोग काम कैसे करेगा? हमने योजना आयोग के बारे में पढ़ा तो समझा योजना आयोग तो 5 वर्ष के लिए काम करता है। नीति आयोग सबसे बड़ी बात यह है कि ये 3 तरीके काम करता है। सबसे पहली बात यह है कि ये 3 ईयर पे भी काम करता है, 3 ईयर के बाद 7 ईयर पे काम करता है और 15 ईयर की प्लानिंग करता है। इसकी प्लानिंग 3 तरीके की है। एक 3 ईयर की प्लानिंग है, इसको एक्शन प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन प्लान कहते हैं।
7 ईयर की जो प्लानिंग है इसको स्ट्रेटजी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटजी कह सकते हैं या रणनीति बनाता है। 15 ईयर की जो प्लानिंग है उसको विजन कहा जाता है कि इसका विजन ये है कि इतना प्राप्त करना है। 15 ईयर का रखा है, इसका मतलब क्या हो गया? 2017 से 2032 तक के लिए योजना बनाया हुआ है। किसने? नीति आयोग ने। योजना आयोग 5 ईयर प्लानिंग करता था, ये 2017 में लागू हुआ और 2032 तक इसने जो है 15 वर्ष का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। तो 3 ईयर का जो प्लान है उसको क्या बोला गया? एक्शन प्लान बोला गया। 7 ईयर के जो प्लान है उसको स्ट्रेटजी या रणनीति बोला गया। 5 ईयर का जो प्लान है उसको विजन बोला गया कि ये हमें विजन 15 वर्षों में प्राप्त करना है। सबसे पहली बात क्या है कि ये 3 ईयर की प्लानिंग जो है शॉर्ट टर्म है ना। शॉर्ट टर्म की प्लानिंग, मीडियम टर्म की प्लानिंग है। जो 7 ईयर की स्ट्रेटजी है वो मीडियम टर्म की प्लानिंग है। जो विजन डॉक्यूमेंट है 15 ईयर का, ये लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हो गई। विजन डॉक्यूमेंट लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हो गई, मतलब हम हर तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में हमें क्या करना है, मीडियम टर्म में हमारे देश को क्या करना है, या लॉन्ग टर्म में हमारे देश को क्या करना है, ताकि हमारा देश एक विकसित देश बन सके। अब हमें समझते हैं कि ये 3 ईयर प्लानिंग में, 7 ईयर प्लानिंग में या 15 ईयर के प्लानिंग में सरकार क्या उद्देश्य रखी है, क्या करना चाहती है। 3 ईयर के प्लानिंग में शॉर्ट टर्म में जो हमारी तत्कालिक समस्याएं हैं उनको सरकार निपटना चाहती है। क्या निपटना चाहती है? जो भी तत्कालिक अभी समस्या है वर्तमान में उसको निपटने का प्रयास कर रही है ना। दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं, कह सकते हैं ऐसा कि दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं, जैसे कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे देश में। कानून व्यवस्था को चैलेंज जो है हमें दूर करना है। गरीबी जैसी हमारी जो समस्या है इससे हमें निपटना है, इस तरीके का काम करना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है, विनिवेश को बढ़ाना है। क्या करना है? स्ट्रेटजी में क्या रखा गया है? विनिवेश को बढ़ाने का काम, कि ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी निवेश हो और हमें जो है उसका बेनिफिट मिले, यह चीज़ जो है हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा 7 ईयर स्ट्रेटजी में क्या रखा गया है? किसानों की आय को दोगुना करना है। क्या करना है? किसानों की आय दोगुना करना है। किसानों की आय दोगुना करना है, ये 7 ईयर की स्ट्रेटजी में रखा गया है। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 9% ग्रोथ रेट जो है देश को अचीव करना है। 9% ग्रोथ रेट मतलब 9% का विकास दर हम प्राप्त करेंगे, तभी हमारा देश एक महाशक्ति या विकसित देश बन सकता है। हमारा 15 ईयर का जो प्लानिंग है इसमें भारत को जो है विकसित देश बनाना है। क्या बनाना है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल प्रधानमंत्री के जो स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी के अमृत काल में जो उनका 76वां स्वतंत्रता दिवस में भाषण हुआ, उसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों ने कहा कि अब समय आ गया है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, हम सभी मिल करके इसको विकसित देश बनाएं। ऐसा उद्देश्य पहले से नीति आयोग के विजन डॉक्यूमेंट में रखा हुआ है कि भारत को क्या करना है? विकसित देश बनाना है। विकसित देश कैसा होगा, ये चीज़ समझने वाली बात है कि हमारा देश होगा विकसित तो कैसा होगा, उसमें क्या सुविधाएं होंगी। विजन डॉक्यूमेंट में जो 2025 तक हमें प्राप्त करना है, सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है? पहला लक्ष्य रखा है, ये तो हम समझ ही गए कि विकसित देश बनाना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है। ये डेवलप्ड कंट्री कैसा होगा, है ना? बुनियादी सुविधाएं सभी को प्राप्त होंगी। क्या होगा? जो भी बेसिक ज़रूरतें हैं सभी को प्राप्त होंगी। बुनियादी सुविधा जो है सभी को प्राप्त होगी। दूसरा, सभी को घर होगा, सभी के पास घर होगा, सभी के घरों में एसी लगा होगा, सबके घर में गाड़ी होगी। ऐसा विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया। मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कोई ऐसा मानना है। सरकार का कहना है कि सबके पास घर होगा, सबके घर एसी होगा, सबके घर गाड़ी होगा, डिजिटल इंडिया होगा। कैसा होगा? ये सबसे बड़ी बात है ना। क्या करना है?
डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना है। हमारा देश डिजिटली उस समय तक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, नेतृत्व करेगा पूरे विश्व का। इस तरीके की सुविधाएं होंगी किसी को। सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 100% शिक्षा होगी, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। 100% शिक्षा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। सभी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगा। क्या होगा? सभी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। विकसित देश कैसा होगा? बुनियादी सुविधाएं सभी को प्राप्त होंगी, सभी को घर होगा, एसी होगा, सबके पास गाड़ी होगी। हमारा देश डिजिटल होगा। हमारे देश में 100% शिक्षा होगा, इस देश के सभी लोग शिक्षित होंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आज से 100 वर्ष पहले जो है जापान 100% शिक्षित देश बन गया था, लेकिन हमें भी अब शिक्षा को 100% कर लें, क्योंकि शिक्षा ही किसी देश के विकास का मूल आधार है। तो ये सबसे अच्छा जो है शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया। और ये कब तक प्राप्त करना है? विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि 2032 तक, जो लक्ष्य कोई बहुत दूर नहीं है, जल्द ही जो है यह प्राप्त होने वाला है, विजन डॉक्यूमेंट है ना। ये नीति आयोग की बातें हैं। नीति आयोग इस तरीके से काम कर रहा है, ये लक्ष्य लेकर चल रहा है और काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। अब हमें समझना है नीति आयोग के बारे में। एक क्वेश्चन जो बार बार आता है, नीति आयोग कुछ इंडेक्स जारी करता है, सूचकांक जारी करता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना, प्रतिस्पर्धी संघवाद, उप प्रतिस्पर्धी संघवाद, इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडेक्स जारी करता है ना। मतलब इंडेक्स पब्लिश बाय नीति आयोग। क्या पढ़ना है? कौन कौन से ऐसे इंडेक्स हैं जो नीति आयोग द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। इंडेक्स पब्लिश्ड बाय नीति आयोग। कौन कौन से ऐसे इंडेक्स हैं जो नीति आयोग द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्टेट हेल्थ इंडेक्स। क्या जारी किया जाता है? स्टेट हेल्थ इंडेक्स है ना, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। इसमें स्वास्थ्य की जांच की जाती है, किस देश का स्वास्थ्य बेहतर है, किस देश का। इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की थी कि हेल्थ इंडेक्स जब जारी किया गया तो केरल राज्य का हेल्थ जो है सबसे बेहतर पाया गया और बिहार जैसे राज्यों का हेल्थ सिस्टम खराब पाया गया। इससे जनता को दिखा कि कौन से राज्य की सरकार काम कर रही है और कौन से सरकार कम काम कर रही है। इस प्रकार जनता दबाव बनाएगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी राज्यों में आगे बढ़ने की, कि हम आगे बढ़ें तो हम आगे बढ़ें। उसके लिए सरकारें नीति बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी, आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। इसके अलावा जो है एक सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स जारी किया जाता है नीति आयोग द्वारा, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। क्या इसका नाम है? इसको हिंदी में भी जानना चाहिए, क्या नाम है इसका? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें गरीबी को मापा जाता है बहुत सारे आयामों के माध्यम से, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से, हेल्थ के माध्यम से, इनकम के आधार पर, विभिन्न आधारों पर माप किया जाता है। जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया तो उसमें भी यही स्थिति देखने को मिली, है ना। केरल और बिहार का आंकड़ा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है जो जारी किया जाता है, आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। इसका क्या मतलब है? व्यापार तत्परता सूचकांक। व्यापार तत्परता
सूचकांक, ये भी इंडेक्स जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ये आगे पूछे जाने की संभावना है। इसमें जो है गुजरात टॉप पे है। कौन सा राज्य टॉप पे है? गुजरात में जो है एक्सपोर्ट के लेकर तत्परता जो है सबसे अच्छी है, ये चीज़ देखने को मिलता है। इसके आगे जो है जो इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, हमारे देश में गरीबी है और बहुत सारे ज़िले जो है पिछड़े ज़िले हैं। ऐसे में पिछड़े ज़िले के विकास के लिए, उन डिस्ट्रिक्ट्स के विकास के लिए नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी किया है या एक पहल शुरू किया है जिसका नाम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। क्या नाम है उसका? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नाम है। इसका हिंदी में मतलब है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। क्या नाम है? क्या होता है एग्जाम में, ये कभी इंग्लिश में लिख देता है, कभी हिंदी में लिख देता है ना। कभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लिखा रहेगा, कभी हिंदी में लिखा रहेगा आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में क्या किया जाता है कि भारत में कुछ पिछड़े ज़िले हैं, उनके विकास के लिए रणनीति बनाई जाती है, वहाँ विशेष तौर पर काम किया जाता है। इसमें नीति आयोग जो है 112 ज़िले की जो है विशेष निगरानी में विकास कार्य कर रहा है। ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत ऐसा काम करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा जो है कुछ इंडेक्स जारी करता है जिसको हमें नॉर्मली जानना है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी करता है। ईज ऑफ लिविंग की मतलब कहाँ पर रहना, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कितना अच्छा है नहीं है। इसके अलावा स्कूल क्वालिटी एजुकेशन, स्कूल क्वालिटी एजुकेशन इंडेक्स जारी करता है कि किस स्कूल की क्वालिटी अच्छी है या क्वालिटी कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में वो सजेशन देता है, ये समझाने का प्रयास करता है। तो हमने ये समझने का प्रयास किया कि इस तरीके का महत्वपूर्ण इंडेक्स भी नीति आयोग जारी करता है जो योजना आयोग नहीं करता था। तो हम एक विस्तार से समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा एक इंडेक्स जारी करता है नवाचार सूचकांक। क्या जारी करता है ना? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। इसका हिंदी में का मतलब होगा भारत नवाचार सूचकांक। भारत नवाचार सूचकांक, ये भारत नवाचार सूचकांक जो इंडेक्स जारी करता है, इसके लिए कुछ पहल नीति आयोग ने किया हुआ है। क्या किया हुआ है? एक पहल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो किया हुआ है, अटल टिंकरिंग लैब स्थापित कर रहा है। क्या स्थापित कर रहा है? अटल टिंकरिंग लैब। ये हमेशा चर्चा में रहता है, एग्जाम में आता रहता है। अटल टिंकरिंग लैब स्थापित कर रहे हैं। ये अटल टिंकरिंग लैब क्या होता है? मतलब इसमें इनोवेशन के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, नए नए रिसर्च, नित्य नए रिसर्च करने का प्रयास किया जाता है। इसका पहला सेंटर जो है मुंबई में स्थापित किया गया। ये भी कभी पूछा जा सकता है कि अटल टिंकरिंग लैब का पहला सेंटर जो है कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में स्थापित किया गया। आगे जो है इसकी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अटल टिंकरिंग लैब इनोवेशन सेंटर स्थापित किया गया है। इनोवेशन सेंटर, सबसे पहले इनोवेशन सेंटर जो है जयपुर में स्थापित किया गया है। जयपुर राजस्थान में। मतलब इंडिया इनोवेशन इंडेक्स से संबंधित एक इंस्टीट्यूशन जो है, इंडिया इनोवेशन सेंटर जो है जयपुर में है। ये इनोवेशन पहला सेंटर है। अटल टिंकरिंग लैब जो है पहली जो है मुंबई में बनाई गई है। ये चीज़ हमें देखने को मिलता है, ये बात हमें समझ में आती है। अब कुछ लोग जो है नीति आयोग की आलोचना करते हैं, ये कह करके, है ना, कभी कभी आलोचना की बात की जाती है कि नीति आयोग की लोग आलोचना कहते हैं कि वही पुराना नाम को केवल बदल दिया गया। क्या किया गया है?
नेम चेंज कर दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है। सरकार पे बार बार ऐसा आरोप लगाते हैं लोग, बताते हैं कि नीति आयोग में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया, नेम चेंज कर दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया है। इसको कोटेशन में कहते हैं कि ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, कि नीति आयोग कुछ वैसा ही है जैसे ओल्ड वाइन न्यू बोतल में रखी गई हो, इस तरीके कहकर आलोचना करते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि नीति आयोग बड़े मल्टी लेवल पर काम कर रहा है, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी कर रहा है, हेल्थ का इंडेक्स जारी कर रहा है, इनोवेशन सेंटर बना रहा है, अटल टिंकरिंग लैब स्थापित कर रहा है। इन चीज़ों को हम कह करके इस चीज़ को काउंटर करेंगे कि नहीं, नीति आयोग जो है 21वीं सदी के भारत के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा इसकी आलोचना की जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा ये समझना ये है कि नीति आयोग जो बना हुआ है, नीति आयोग के बारे में कभी कभी प्रश्न आता है कि यह नीति आयोग कैसी संस्था है। ऐसा प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि नीति आयोग संस्था कैसी है, उसमें कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, हमें ये समझना है। ये बार बार प्रश्न आता रहता है, इस चीज़ को भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। नीति आयोग संस्था कैसी है? संवैधानिक संस्था है, ऐसा पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग कैसी संस्था है। संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक है, सांविधिक संस्था है, या सभी प्रकार की संस्था। ऐसा ऑप्शन दिया रहता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने वाली बात है। संविधान के सिद्धांतों को समझने वाला ये क्वेश्चन है कि नीति आयोग जो बना हुआ है ये कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है कि गैर संवैधानिक संस्था है, सांविधिक संस्था है या सभी है। सबसे पहले हम इन शब्दों को समझ लेते हैं कि संवैधानिक संस्था क्या होता है, गैर संवैधानिक क्या होता है और सांविधिक संस्था क्या होता है। संवैधानिक संस्था का मतलब हुआ कि ऐसी संस्थाएं जिसका निर्माण संविधान ने किया हुआ, जैसे संसद का निर्माण, सुप्रीम कोर्ट का निर्माण, यूपीएससी का निर्माण। ये सभी चीज़ें क्या है, संसद या सुप्रीम कोर्ट या यूपीएससी जो है सीधे सीधे संविधान में लिखा हुआ है, संविधान पहले से इनका वर्णन करता है। ऐसी संस्थाएं जिनका संविधान में वर्णन है उन्हें संवैधानिक संस्थाएं कहा जाता है। लेकिन नीति आयोग का वर्णन तो संविधान में नहीं है, ऐसे में यह संवैधानिक संस्था नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि यह संवैधानिक है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का मतलब ये होता है कि ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो संविधान ने तो नहीं बनाई है लेकिन देश की बेहतरी के लिए बनाया गया है सरकार के द्वारा, है ना। इसको क्या किया गया है, एक्ट के द्वारा बनाया गया है। एक्ट नहीं मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, किस लिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया गया है, मतलब कार्यकारी आदेश के द्वारा बनाया गया है। इसके लिए कोई संसद में कानून नहीं पारित किया गया था। ऐसी संस्थाओं को जो है गैर संवैधानिक संस्था कहा जाता है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बना दी जाती है। मतलब संविधान में वर्णन तो नहीं है लेकिन देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए काम कर रही है। तो ऐसे में नीति आयोग कैसी संस्था है? हमें आंसर मिल गया कि नीति आयोग कैसी संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है जो सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से स्थापित हुई है। यह सांविधिक संस्था है। अच्छा, सांविधिक संस्था का क्या मतलब है? सांविधिक संस्था का मतलब ऐसी कोई भी संस्था जिसका निर्माण सरकार जो है संसद के एक्ट के माध्यम से करे, है ना, संसद के एक्ट के माध्यम से करे, ऐसी संस्थाओं को सांविधिक संस्था कहा जाता है। तो हमारे को आंसर मिल गया है कि यह गैर संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था या सांविधिक संस्था नहीं है। इसमें सभी वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। हमारा ऑप्शन हो गया गैर संवैधानिक संस्था। नीति आयोग कैसी संस्था है? एक गैर संवैधानिक संस्था है। इस तरीके की बातें हम जो है पूरे एक परिदृश्य में नीति आयोग को समझ गए। अब जो है हम पीछे जा कर के इन चीज़ों को समझ सकते हैं। एक बार जो है हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने चीज़ों को कैसे समझा है।
हमने शुरुआत यहीं से की थी कि नीति आयोग जो है हमारे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार जो है पूछा जाता है। यह जो है एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि यूपीएससी के सिलेबस में है, आरएएस के सिलेबस में भी महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 2014 की इसकी घोषणा हुई थी। 1 जनवरी 2015 को जो है इसकी जो स्थापना फॉर्मली की गई थी। इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान जो है ये यहाँ पर स्थापित किया गया है। आगे जो हम लोगों ने पढ़ा कि योजना आयोग जो है रसिया से प्रेरित है, इंस्पायर्ड है, रसिया से इंस्पायर्ड है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। ये 5 वर्ष के लिए योजना बनाता है। हमारे यहाँ जो है इसमें जो है इसके फंक्शंस डिफाइन किए गए। नीति आयोग जो है 2017 से काम करना शुरू किया और 12 पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण है। इसका हमने उद्देश्य बताया, फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसका एम है। आगे हम लोगों ने पढ़ा नीति आयोग और योजना आयोग में कुछ अंतर हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि नीति आयोग जो है अभी वर्तमान में चल रहा है, योजना आयोग को एबोलिश कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया। अभी योजना आयोग काम नहीं कर रहा है। नीति आयोग जो है यूएसओ से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से प्रेरित है और यह थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है। यह रणनीतिक और रक्षा पर भी निर्णय लेता है जो योजना आयोग नहीं लेता है। इस चीज़ को हम समझ पाए। इसमें एनडीसी काम करती थी और नीति आयोग में जो है गवर्निंग काउंसिल काम कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। नेक्स्ट नीति आयोग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि नीति आयोग क्या कर रहा है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा दे रहा है, प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दे रहा है, उप प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दे रहा है ना। हमने इसके बारे में समझा कि वित्तीय आदान प्रदान के माध्यम से सहकारी संघवाद या प्रशासनिक निर्णयों के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जाता है। प्रतिस्पर्धी संघवाद, राज्य राज्य में कंपटीशन को बढ़ा करके प्रतिस्पर्धी संघवाद निर्णय लिया जाता है। उप प्रतिस्पर्धी संघवाद जो है जिला और शहर के स्तर पर कंपटीशन को बढ़ा करके उप प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दिया जाता है। नीति आयोग इस प्रकार का इनोवेशन कर रहा है। ये कर कैसे रहा है, इंडेक्स जारी करके राज्यों में कंपटीशन और जिला और शहर के स्तर पर कंपटीशन बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि नीति आयोग बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनाता है, मतलब इसमें नीतियों का विकेंद्रीकृत निर्णय होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल किया जाता है। सबसे अच्छा हमने क्या इसका उदाहरण लिया कि ये फीडबैक लेता है ना, जो योजना आयोग नहीं लेता था। नीति आयोग कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी करता है तो सबसे पहले उसे पब्लिक डोमेन में डालता है और जनता से फीडबैक लेने का प्रयास करता है। इस तरीके से हम समझने का प्रयास किए। इसमें गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होती है, जैसे योजना आयोग में बैठक होती थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। इसमें सीएम भाग लेते हैं या उसके प्रतिनिधि भाग लेते हैं, उपराज्यपाल भाग लेते हैं, प्रधानमंत्री भाग लेते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री भाग लेते हैं। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि रीजनल काउंसिल की भी मीटिंग होती है। हमने एग्जाम्पल के रूप में समझा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग होती है। नेक्स्ट जो है नीति आयोग का हमने एक एक्रोनिम समझने का प्रयास किया जो प्रधानमंत्री ने दिया, न्यू इंडिया और टीम इंडिया के रूप में, जिसको उन्होंने बोला भव्य भारत बनाना है टीम इंडिया के माध्यम से और देश के लिए रणनीतिक निर्णय लेना है, देश इन्वेस्टमेंट का और देश को आगे बढ़ाना है। इस चीज़ को हमने समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट हमने कुछ इसके ढांचा को समझने का प्रयास किया कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन के बेरी हैं, पहले अरविंद पनगारिया जी थे। या तो वर्तमान का पूछा जाएगा या तो पहला पूछा जाएगा। परमेश्वरन अय्यर जो है वर्तमान में सीईओ हैं। इससे पहले अमिताभ कांत जी थे, का बार बार एग्जाम में आते थे। अब आगे जो है परमेश्वर अय्यर जी के बारे में पूछा जाएगा। इसको इंग्लिश में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, है ना। 5 परमानेंट मेंबर होंगे और 2 अंशकालिक सदस्य होंगे। इस चीज़ को भी हमने समझा। आगे जो है विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। इसमें 3 तरीके का प्रपत्र है, 3 साल में क्या करना है, 7 साल में क्या करना है और 15 साल में क्या करना है। योजना आयोग जहाँ 5 वर्ष की नीति बनाता था, ये 15 वर्ष की नीति बनाता है। उसके लिए 3 वर्ष का एक्शन प्लान है, 7 ईयर की स्ट्रेटजी है और विजन डॉक्यूमेंट 15 वर्ष का जारी किया गया है। ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, ये मीडियम टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म। मतलब दुनिया का एक यूनिक हमने अपनाया है कि हम हर तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में हमारा देश कैसे विकसित होगा, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में कैसे विकसित होगा, है। दिन प्रतिदिन की समस्याओं के लिए एक्शन प्लान, विनिवेश करना, आय बढ़ाना, ग्रोथ रेट को आगे बढ़ाना या विकसित देश बनाना हमारा जो है अंतिम लक्ष्य है, जो प्रधानमंत्री ने इस बार के स्वतंत्रता दिवस में भी यह निर्णय लिया हुआ है।
आगे हमें 2032 तक क्या बनाना है, विकसित देश बनाना है, बुनियादी सुविधा सबको देनी है, सभी को घर, एसी, डिजिटल इंडिया बनाना है, सबके पास गाड़ी होगी, सबको शिक्षा होगा, 100% एजुकेशन होगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी। इस तरीके का हमारा देश आने वाले समय में बनने वाला है, ऐसा डॉक्यूमेंट में कहा गया है। नीति आयोग विभिन्न प्रकार का इंडेक्स जारी करता है, जिसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। स्टेट हेल्थ इंडेक्स जारी करता है, जिसमें केरल और बिहार की चर्चा की हमने। बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करता है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी करता है। व्यापार तत्परता सूचकांक जारी करता है। इस तरीके की हम लोगों ने बातें की। उसके बाद कुछ जिले पिछड़ गए हैं विकास में, उनके विकास के लिए जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है चलाता है। इसके बाद ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी करता है, स्कूल क्वालिटी एजुकेशन इंडेक्स जारी करता है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी विस्तार से चर्चा की कि अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना पहले मुंबई में की गई थी, सेंटर जो है बनाया गया है जयपुर में बनाया गया है, भारत नवाचार सूचकांक जो है बनाया गया है। इसकी कुछ लोगों ने आलोचना इस माध्यम से की कि ये कुछ नहीं किया गया है, बस नीति आयोग का नाम परिवर्तन किया गया है, लेकिन हमें जो है विभिन्न मुद्दों को उठाकर इसको काउंटर करना है। लोगों ने कहा कि ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल है, लेकिन हमें इसे समझाना होगा कि नीति आयोग इनोवेशन के लिए काम कर रहा है, विकास के लिए काम कर रहा है, राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ा रहा है। इसका मतलब नीति आयोग जो है बेहतर काम कर रहा है। नीति आयोग जो लक्ष्य था वो हमारे सामने है और एक्शन प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग कैसी संस्था है, इस चीज़ों को हमने समझने का प्रयास किया। संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, सांविधिक है या सभी है। इसमें हमने समझा, सभी का अर्थ समझा कि संवैधानिक का मतलब ये होता है कि जो संविधान में उल्लेख है। गैर संवैधानिक का मतलब होता है कि सरकारी आदेश के द्वारा कोई चीज़ निर्मित हो। सांविधिक संस्था का मतलब है संसद कानून बनाकर किसी चीज़ का निर्माण करे। इस प्रकार हमें समझ में आया कि नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये भी कभी कभी एग्जाम में दिख जाता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। गैर संवैधानिक संस्थाओं को इंग्लिश में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। इस तरीके से हमने नीति आयोग और योजना आयोग को पूरे विस्तार से समझने का प्रयास किया। आगे हम लोग इसी तरीके से नए नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और इसी के साथ मैं जो है इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ। आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।